5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आए और इसमें ज़बरदस्त सफलता बीजेपी को हासिल हुई। बंगाल में, असम में, पुडुचेरी में, केरल में भी खाता खुला। इन सभी मसलों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के लीडर धर्मेंद्र प्रधान जी। धर्मेंद्र जी, इंडिया टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जो नतीजे आया उसमें जाहिर तौर पर पूरे देश की नजरें टिकी थी कि बंगाल में क्या हो गया, क्या होगा बंगाल में, क्या बंगाल में बीजेपी कुछ कर पाएगी। जो नतीजे हुए एकदम से ऐसा लग रहा है कि चमत्कारिक। नहीं, चमत्कार तो नहीं है, ये स्वाभाविक है। प्रजातंत्र की विजय हुई है। जो बंगाल की राजनीति को नजर रखे हुए थे उनको स्पष्टता थी इस बार वहाँ की मौजूदा सरकार सत्ता से जा सकती है। जिस प्रकार के पिछले 5 साल से 2021 के बाद जिस प्रकार की रवैया उन्होंने अपनाया और भारतीय जनता पार्टी की जिस प्रकार के एक अभ्युदय हुई, उस अभ्युदय के तुरंत जिस प्रकार के उन्होंने अत्याचार शुरू किया, उस अत्याचार धीरे धीरे बंगाल की जनता के ऊपर होने लगा, महिलाओं के ऊपर होने लगा, युवाओं के हितों के ऊपर अनदेखी की गई, किसानों की अनदेखी की गई, घुसपैठियों को महत्व देने की काम पहले भी होता था लेकिन उसमें तेजी आई। ये सारे को दिखते हुए बंगाल में जो राजनीति में काम करते थे उनको स्पष्टता थी तो सत्ता तो जाने वाली है। वो स्वाभाविक हुआ है और होना ही चाहिए था। प्रजातंत्र की बहुत बड़ी विजय हुई है। चमत्कारिक इस लिहाज से कि 2006 में बीजेपी वहां पर शून्य में थी और 20 साल के अंदर 206 का आंकड़ा, मतलब ये सफर, ये अपने आप में ये सामान्य राजनीतिक दल इस तरह से नहीं, देखो ये वजह क्या थी? भारतीय जनता पार्टी की क्रम विकास ग्रोथ को आप देश में देखिए। हम जनसंघ के समय से हम लोगों की एक पैटर्न था ग्रोथ की। फिर माननीय स्वर्गीय अटल जी के नेतृत्व हमको मिला, आडवाणी जी के नेतृत्व मिला, उस समय में एक बड़ा जंप हुआ। पिछले 2014 के उपरांत जब देश की दायित्व माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संभाला, उनके साथ एक योग्य टीम संगठन में और सरकार में काम कर रही है, उस समय में हमारी जो रणनीति रह रही है, आखिर हमारे उद्देश्य लोगों के कल्याण करना, सेवा करना, उसके लिए अच्छा नीति चाहिए, योजना चाहिए, मेहनत चाहिए, फल चाहिए। इसमें एक भरोसा बनता है, एक विश्वास बनता है। आज इस प्रकार की भरोसा को प्रधानमंत्री जी ने देशव्यापी प्रतिष्ठित करवा पाए हैं। इसीलिए जो आपको एक ग्रोथ दिख रहा है ना, इस प्रकार की पहला एक्सपेरिमेंट नहीं है। हम अनेकों राज्यों में, हमने त्रिपुरा में बड़ा जंप किया, हमने हरियाणा में बड़ा जंप किया, हमने महाराष्ट्र में अपने दम पे सरकार बनाने की स्थिति में आ गए थे। हम उड़ीसा में एक ग्रेजुअल ग्रोथ में हम पहले 3 नंबर से 2 नंबर बने, 2 नंबर से 1 नंबर बने। वैसे ही बंगाल में हम 3 से हम 2 बने पिछले चुनाव में, 19 में हम 2 बने लोकसभा में, 21 में 2 बने, 24 में 2 बने, 26 में 1 नंबर बने। ये तो पॉलिटिकल ग्रोथ है, लीडरशिप के ऊपर विश्वसनीयता और पार्टी के असंख्य कार्यकर्ताओं की परिश्रम। ये दोनों जब एक मैट्रिक्स पे आ जाता है फिर अपेक्षित रिजल्ट आ ही जाता है। आप लोगों के फाउंडर मेंबर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के समय से अंग बंग कलिंग वाली जो बात चल रही थी, जाहिर तौर पे इस सपने का पूरा होना बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्टरी लग रहा हो। देखिए, बंगाल के चुनाव को मैं ऐसे देखता हूँ एक राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता के नाते। इस देश की पिछले 100 सालों में आपको याद करना पड़ेगा 1905 में बंग भंग क्यों हुआ। उस समय की जो नेतृत्व था बंगाल तो उस समय में देश की राजनीति का एक प्रकार से राजधानी था। थोड़े ही दिन पहले दिल्ली आया था राजधानी। उस समय से बंगों की जो विभाजन हुई उसके एक सामाजिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है। उस समय से जिस प्रकार से बंगाल की डेवलपमेंट हुई, ईस्ट बंगाल हो, वेस्ट बंगाल हो, बाद में बांग्लादेश हो, उसमें एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था उसकी। मैं मानता हूं इस बार इस सारे जो आक्रोश था लोगों के मन में, बंगाली भाषा की, बंगाली सभ्यता की, बंगाली संस्कृति की, जिसमें महाभारतीयता जुड़ी है, ऑल इंडियानेस जुड़ी है, राष्ट्रीय भावना जुड़ी है, उसमें जो एक कुंठा था कि हमारी जो होनी चाहिए तो नहीं हुई, इस बार एक परिस्थिति बनी, बीजेपी के ऊपर भरोसा बनी, प्रधानमंत्री जी की बातों पे बंगाल की जनता ने आस्था जताई। उसी में सही श्रद्धांजलि जो कॉज के लिए श्यामा प्रसाद जी ने अपनी जिंदगी का बलिदान दिया था, देश चलना कैसे चाहिए, देश की सोच कैसे होनी चाहिए, उसमें बंगाल की राजनीति का बड़ा प्रभाव था। उस बंगाल की राजनीति को अभी भारतीय जनता पार्टी को एक अवसर दे रहा है। ये बहुत ही पार्टी के, जैसे कल प्रधानमंत्री जी ने सही कहा, देश भर की बीजेपी कार्यकर्ताओं को, हमारे परिवार के कार्यकर्ताओं को एक सुकून आई कि हमारी जो विश्वास है,
हमारा विश्वास है, हमारा जो विचार कोई अनायास झटके में नहीं बना था, कोई रिएक्शनरी नहीं बना, हमारी एक सोची समझी सोच है। और बंगाल के इक्वेशन को और आगे समझेंगे, लेकिन जैसे कि आपने कहा कि पीएम का फोकस बहुत था पूर्वोत्तर पे, और 2014 के बाद से ही देखें तो ऐसा लगता है कि पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर उनकी जो फ्लैगशिप स्कीम है, वेलफेयर स्कीम हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एक तरह से लेबोरेटरी बना हुआ है, उसका ये नतीजा आ रहा है निश्चित रूप कि में उड़ीसा, इसको बंगाल। देखिए, मैं आता हूँ उड़ीसा से। मैं पिछले 12 साल में मेरे को माननीय प्रधानमंत्री ने अवसर दिया, मैं ऐसा कोई कैबिनेट मीटिंग नहीं देखता हूँ जिसमें देश की विकास की योजना नहीं होती है और उस विकास की योजना में पूर्वी भारत की लायन शेयर नहीं होती है। यहाँ हिस्टोरिकली हम बहुत पीछे थे। अगर आज सड़क में प्रधानमंत्री सड़क योजना बनती है तो सबसे ज्यादा लाभार्थी कहाँ ज्यादा नहीं सड़क बना था, पूर्व भारत में नहीं बना था। अगर बाढ़ सुखाड़ की इलाका कहीं ज्यादा था तो पूर्व भारत में था। अगर यहाँ गरीबी कहाँ था, कामकाजी लोग कहाँ सबसे ज्यादा देश की है, माइग्रेटरी लेबर कहाँ है, बिहार की है, झारखंड की है, बंगाल की है, उड़ीसा की है। इस सब इलाका में अगर रोजगार सृजन होता तो लोग बाहर क्यों करने जाते। आपको उज्ज्वला मैन भी कहा गया है, जब आपकी मिनिस्ट्री ने वो स्कीम लागू किया उसमें पूर्वी भारत में उसका बहुत ज़्यादा फोकस रहा। क्या उस समय संदेश रहता था पूर्वी भारत को लेकर पीएम मोदी का? उसमें पूर्वी भारत की जब कल्पना करते थे प्रधानमंत्री जी बहुत सार्वजनिक मंच में कहे, जब तक भारत माता की दोनों भुजाएं इकट्ठा नहीं होते हैं तब देश की विकास नहीं हो पाएगा। हम अपीजमेंट नहीं करते हैं, तुष्टिकरण हमारी मॉडल है सैचुरेशन, सभी के लिए कर दो। जब आप कुछ चंद लोगों के लिए करोगे तो फिर किसको दोगे, प्रायोरिटाइज करोगे, फिर आपकी पसंद के लोगों को दोगे, पार्टी वालों को दोगे। बंगाल को क्या किया गया था, सुविधा सत्ताधारी लोगों को ही मिलेगा। मोदी जी की मॉडल है सत्ता सबको, सुविधा सबको मिलेगा, सत्ता से संपर्क नहीं, आवश्यकता से संपर्क। ये मैं इस चुनाव को इसलिए मानता हूं देवेंद्र जी, ये हमारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पॉलिसी की एंडोर्समेंट है, हमारे विचारधारा की एंडोर्समेंट है, हमारे आइडियाज की एंडोर्समेंट है, हमारी इंप्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी की एंडोर्समेंट है। ये स्वीकृति इस बार चुनाव में हमको मिला। नहीं तो पांडिचेरी में हम दोबारा जीते, असम में तीसरी बार जीते, केरल में हम सम्मानजनक खाता खुले, अच्छे 14-15% वोट इकट्ठा करे। ये सब नहीं होता अगर हमारी पॉलिसीज को एंडोर्स नहीं होता समाज के द्वारा। बंगाल के हिसाब से अगर देखें तो जैसे 2016 से 3 सीट, उसके बाद 19 में लोकसभा में ज़बरदस्त सफलता हासिल हुई, 18 सीट, फिर 21 में विधानसभा में 3 से 77 बढ़े, लेकिन जितना हाइप था उस हिसाब से सरकार बनाने को लेकर नहीं हुआ। फिर 24 लोकसभा में लोकसभा का आंकड़ा भी घट गया। तो इस बार 24 के बाद अभी तक ऐसा क्या हो गया कि इतनी शानदार सफलता हासिल हुई? मैं बताऊं आपको, पिछले 50 साल में बंगाल की पॉलिटिकल प्रोसेस क्या हुआ था। पहले 34 साल कम्युनिस्टों की, बाद में इनके पास 15 साल, लगभग 49-50 साल। इसमें एक प्रमुख सत्ता, विरोधियों को दबाओ, कोई हमसे असहमत होता तो तक उसको कुचल दो, भय संत्रास दिखा दो उसको। ये प्रजातंत्र की विपरीत चीज है। कम्युनिस्ट और ममता जी दोनों ने अपनाया था एक ही पंथ, पर कम्युनिस्टों ने अपना कैडर को अपनाया था, पहले कैडर को सब मिलेगा। ममता जी ने माइनॉरिटी को पकड़ा, पहले मेरे वोट बैंक सुरक्षित हो जाए। ये जो दिवालियापन था ना, समाज कभी दिवालियापन को स्वीकार नहीं करता है, समय लेता है, समय लिया, परिवर्तन हो गया। चुनाव और संगठन का आपका बहुत लंबा अनुभव है सफलताएं का हासिल करने का। बंगाल में जब आप गए इस बार चुनाव को लेकर खासतौर पर, उस मोड में जब आप गए, लंबा प्रवास आपने किया, तो वहाँ पे पहला टेक अवे क्या लगा उस समय कि क्या स्थिति है, हम क्या कर सकते हैं, और किस दिन ये लगा कि अब तो ज़बरदस्त जीत हासिल होगी? देखो, मैं जंगल महल गया था 1 मार्च को। पार्टी ने परिवर्तन यात्रा शुरू किया 6 जगह से, मेरे को भेजा परिवर्तन यात्रा में। गरबेटा करके एक स्थान था, माँ का मंदिर था, वहाँ उड़िया भाषाभाषी इलाका था, उड़ीसा की और झारखंड की सीमा में वो इलाका है, झारग्राम लोकसभा के अंदर। वो हमारे लिए बहुत कोई, हम 19 में झारग्राम लोकसभा जीते थे, लेकिन 21 की विधानसभा में बुरी तरह पूरा हारे थे, 30-40 हजार मार्जिन से सब सीट को हारे थे, और 21 में भी हम, 24 में भी हम लोकसभा हार गए। जब मैं वहाँ गया, 5-7 घंटा वहाँ उस स्थान पे रहा, कार्यक्रम में रहा, पद यात्रा किया, संबोधन किया सभा को। शुभेंदु अधिकारी जी आए थे उस जोन में। उसमें जो मैंने बॉडी लैंग्वेज लोगों को देखा था, सभा शुरू होने की 1 घंटा पहले मैं पहुंच गया था। मैं मंदिर में बैठा था, माँ का दर्शन करके उस मंदिर प्रांगण में नीचे बैठा था। मंदिर में कई लोग आते थे, कई लोग जाते थे। उनकी जो आंखों की भाषा में पढ़ रहा था, मेरे भरोसा पहले होते तो परिवर्तन हो सकता है। 1 मार्च
फिर मैं सेकेंड फेज के जो चुनाव हुआ कलकत्ता शहर आसपास में, मेरे बहुत पुराने आत्मीय हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वपन दासगुप्ता जी चुनाव लड़ रहे थे रासबिहारी से। रासबिहारी और भवानीपुर नेबर है, आजू बाजू है। काली माँ के मंदिर की प्रांगण दोनों तरफ जाता है, रासबिहारी भी जाता है और भवानीपुर भी जाता है। और भवानीपुर वो इलाका जहां ममता दीदी के घर है, उस इलाका में हमने दर्शन करने के बाद पहला प्रचार शुरू किया। मैं भी साथ में था, स्वपन दा का। मैं डोर में स्टिकर चिपका रहा था। डोर कैंपेनिंग करना था, घर घर जाके स्वपन दा लिफलेट देते थे, अनुरोध करते थे। मैं भी अनुरोध करता था, मैं पूछता था कि मैं एक स्टिकर लगाऊं क्या आपके घर में। स्टिकर लगाने की जो आग्रह मैंने देखा, मेरे मन में कॉन्फिडेंस और एक कदम आगे गया। अंत में ऐसे एक अनुभव आया देवेंद्र जी, एक छोटा सा प्रोविजनल स्टोर था, छोटे मोटे चीज बिक्री कर रहे थे। पहले हम बंगाल में कई सालों से पैदल में जो घूमते हैं कार्य में, इतना भय वातावरण होता था, कोई आपको नमस्कार का प्रत्युत्तर नहीं देगा। इस बार मैंने देखा कि माहौल बदला हुआ है, महिलाओं के अंदर विशेष करके माहौल बदला हुआ है। तो प्रोविजनल स्टोर पे हम जाके स्टिकर लगाने के लिए पहुंचे। मैंने कहा कि क्या दादा मैं स्टिकर कहाँ लगाऊं, थोड़ा बताइए जगह कहाँ। वहां एक फ्रीजर था, फ्रीजर आइसक्रीम का था। वो जो दुकान की मालिक वो क्या कहा कि वो आइसक्रीम के ऊपर लगाओ। तब मैंने देवेंद्र जी कॉन्फिडेंस में माँ काली की पूरा मन बन चुका है आशीर्वाद हमको देने के लिए। नहीं तो ये व्यक्ति अपना फ्रीजर को डिसफिगर करके हमारी कमल की छाप आग्रह से लगवाना, ये एक संकेत था राजनीति में। स्पष्ट दिख रहा था बंगाल में। मैं सर्वदूर घुमा हूं, मैं सर्वदूर घुमा हूं, बांकुरा भी गया हूं, पुरुलिया भी गया हूं, मैं पूरा मिदनापुर डिवीजन में बाकी 5 लोकसभा में घुमा हूं। सर्वदूर मैं पिछले बार भी नंदीग्राम में था, इस बार भी नंदीग्राम में काम कर रहा था। सर्वदूर अभी की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए कमिटमेंट नहीं, एक जन आंदोलन बन चुका था। जिस प्रकार के 92% तक वोट हुआ और जिस प्रकार की सीट हमको 206 जीता, ये बीजेपी नहीं लड़ रहा था चुनाव, संघ परिवार नहीं लड़ रहा था, बंगाल की जनता लड़ रहा था। ये जो भी बंगाल की सूझबूझ वाले राजनीतिक कार्यकर्ता जा रहे थे, भी तृणमूल कांग्रेस में जो लोकसभा में हुआ था महिला आरक्षण बिल पे जो डिबेट होने, सब आए थे हम लोग। हमें बंगाल से आए थे, फिर बंगाल लौट के चला गया। मेरे साथ एक वरिष्ठ टीएमसी के सांसद जा रहे थे, ऐसे मेरे मित्र है, हमारे प्रेम भी है। गपशप हम कर रहे थे, इधर उधर की बातचीत कर रहे थे। मेरे मन में था कि कब मेरे को चुनाव के बारे में बताए, कब बताए कि थोड़ा मैं उनसे और थोड़ा समझूं चीजों को। मैं पूछ रहा था ना, बता रहे थे, समय पूरा खत्म हो गया। उन्होंने पास में कोई उनका भद्र महिला बंगाल के उनके परिचय होंगे, उनको पूछे कि क्या होगा। उनके उत्तर में मेरा आत्मविश्वास बढ़ा, बोले होगा तो हमारी होगा। एकदम उधर उधर बाएं दाएं हम जीतेंगे कह रहे थे, लेकिन नहीं जीतने की भाषा में कह रहे थे। ये सब बड़ी लैंग्वेज साइन होता है। तृणमूल के लोग भी नहीं चाहते थे जीते, जो रीजनेबल लोग थे नहीं चाहते तो जीत जाए। कौन भाईपो के अत्याचार को संभाला, अपमान को संभालेगा। इसलिए वहां तो एक सामाजिक विवर्तन हुआ। टीएमसी के सांसद जो लोकसभा में मिलते हैं, ज्यादातर से आप लोगों के अच्छे संपर्क रहते ही हैं, तो उसमें ऐसे बातचीत में वो टीएमसी का जो शासन चल रहा था, इस बात को लेकर वो खुद भी, ये भी आप जानते हो, उस विषय में अभी टिक्का करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बंगाल की स्वाभिमानी बंगाली भाषाभाषी समाज में इस सरकार के ऊपर भयंकर नाराजगी था। नहीं तो आप देखिए, ममता जी पिछले बार तो हारी थी, इस बार भी हारी। दोनों चुनाव की मैसेज को पढ़िए, जो एक हवा बनाई जाती है, बंगाल की महिला, बंगाल की मातृशक्ति। हमने रेखा दीदी और सविता दीदी दोनों को लोगों ने आशीर्वाद किया। जो संदेश काली की विक्टिम थी, जो आरजीकर की विक्टिम की मां थी, दोनों को बंगाल की जनता ने जिताया। क्या मैसेज है। एक भ्रम फैलाना का कोशिश किया जाता था कि लक्ष्मी भंडार आ गया है, महिला मुख्यमंत्री, इतना किया। ये सब नाटकीय चीजों को समाज समझ लेता है। बीजेपी के इतना हाई प्रोफाइल नेता, कब युवा मोर्चा अध्यक्ष, जनरल सेक्रेटरी, राज्यसभा सांसद, लोकसभा सांसद, केंद्र में मंत्री, इतने सारे राज्यों के प्रभारी, उसमें सफलता हासिल हुई। इन सब के बाद
पहले भी मैंने देखा, जैसे दिल्ली चुनाव में या इस चुनाव में, एक घर पे जाकर अगर कमल छाप का स्टिकर भी लगाना हो तो उसमें धर्मेंद्र प्रधान जी, और धर्मेंद्र प्रधान जी जैसे बीजेपी नेताओं को कोई दिक्कत नहीं। अरे क्यों दिक्कत किस बात की? पार्टी के हम है कौन? हम पार्टी के सामान्य कार्यकर्ता है। हम बड़ा सेतुबंध बांधा जाता है, हनुमान है, नील है, नल है, महाप्रभु खुद देख रहे हैं। उसमें गिलहरी भी अपना काम कर रहा था, हम तो गिलहरी लोग हैं। मैं एक गृह मंत्री जी ने एक पब्लिक मीटिंग में कहा कि ममता जी आपने कोलकाता को स्लम बना के रखे हो। मैं ममता दीदी की घर के आसपास घूम रहा था, वहां एक धारणा है, एक छोटी सी नदी है, उसको गुप्त गंगा कहते हैं, काली माँ के मंदिर के आसपास वो नदी है। मैं उस नदी के किनारे इस बार कैंपेनिंग कर रहा था भवानीपुर के लिए और राजविहार के लिए। मैं कल्पना नहीं कर सकता हूं ममता जी के घर की 50 फुट की दूर इस प्रकार के लोग रहते हैं, ना पीने की पानी की स्वच्छता, ना कोई रहने की ढंग की व्यवस्था। आपके पास लंबे समय व्यवस्था रही, राशन रही, आप उसको, ठीक है चुनौती आपके राज्य में भी रही, लेकिन आपने व्यवस्था जमा नहीं पाई, आपके अड़ोस पड़ोस की चिंता नहीं कर पाए। आपकी भाईपों का तो हो गया बहुत बड़ा घर, आपके पड़ोस के बेटे का क्या हुआ? ये दिखने की पार्टी ने हमको अवसर दे रहा है। मैं जंगल महल के बारे में, मैं उड़ीसा का हूं, मैं मिदनापुर डिवीजन बाकी घूम चुका था, मैंने कभी झारग्राम जिला नहीं गया था। मैं झारग्राम जिले की 7 विधानसभा की, लोकसभा की, और 4, विशेषकर झारग्राम 4 विधानसभा में हमने खूब घुमा। उस बार हमने एक नवोदय विद्यालय वहां उपलब्ध करवाया, सरकार ने अनुमति दिया है। मेरे लिए रोमांचित मैं जब वहां आलू होती है बहुत, उस बेल्ट में बहुत आलू होती है, उड़ीसा बंगाल के आलू जाता है उड़ीसा में। ममता जी ने आलू छोड़ा ही नहीं, क्योंकि जो बिचौलिया थे, स्टोरेज एजेंट, वो पार्टी वाले थे, टीएमसी वाले थे, उनकी और किसानों की थोड़ा अनबन हुई। भले ही किसान मर जाए, भले ही किसान के आलू 30-40 पैसे से बिक्री हो, उड़ीसा के आलू नहीं पहुंचाना, झारखंड में आलू नहीं पहुंचाना, बाजार वहां है, हमारा आलू नहीं होता है। इस प्रकार के जो दुख दर्द कष्ट लोगों की अपेक्षा आकांक्षा को समझने का अवसर बड़े मंच पे नहीं मिलेगा देवेंद्र जी। मैं तो और नीचे जाता हूं, और नीचे जाता हूं। एक चीज़ और कही जाती रही, और हम लोगों ने देखा भी है इस बार के इलेक्शन में भी, इनफैक्ट कई सारे लोग इस बात को कह रहे थे कि भय होता है वोट देने में, तो बदलना भी चाहते हैं तो डर से नहीं बदल रहे हैं कि बाद में हिंसा हो जाती है, जान से मार दिया जाता है। इस बार जब आप लोग घूम रहे थे तो वो फील हो रहा था कि हाँ भय कम हुआ है, और कम करने के लिए क्या कर रहे थे? मैं सबसे पहले भारत की चुनाव आयोग का आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने बहुत निष्पक्षता के साथ एक स्वच्छ चुनाव करे, कोई भी हिंसा नहीं हुई, कोई भी किसी की जान नहीं गया है। ये बंगाल के लिए रिकॉर्ड की बात है, ये होती नहीं थी बंगाल में। भय आतंक का तो ये आखिर चुनाव आयोग ने 2-3 इलाका में रीपोल तो करवाया, फालता विधानसभा को तो स्थगित किया। जब भी थोड़ा निष्पक्ष चुनाव हुआ, डायमंड हार्बर भी साफ हो गया। ताकत नहीं था, पैसा था, अत्याचार था और डराने का उपाय था। इसको लोगों ने बढ़ चढ़ के जवाब दिया है। जो आप लोगों के ट्रैक रिकॉर्ड को बहुत ठीक तरीके से नहीं समझ पा रहे होंगे, वैसे राजनीतिक विश्लेषकों का ये कहना था कि अगर 294 में से 215 सीटों पर ही बीजेपी लड़ रही है तो उनमें से 148 कैसे आएगा। ये उस तरह की चीज़ें जब कही जाती थी तो आप लोग क्या सोचते थे? देखो, जो लोग राजनीति को और समाज को नहीं समझ पाते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन बड़े बड़े मसीहा हो गए हैं। एक सामान्य लोगों की, सामान्य पत्रकार की समीक्षा नहीं था कभी। आप लोग सबको दिख रहा था। जो मुगल बन चुके मसीहा है, उनको लगता था कैसे जीत जाएगा, कैसे जीत जाएगा। इन सब बातों से जब आप लोग चुनाव में लगे रहते हैं तो इस तरह के नैरेटिव, इन तरह की बातों से आप लोगों के मनोबल पे कोई फर्क पड़ता है, कोई फिक्र आता है, कोई चिंता होती है क्या? मैं तो कहा मेरा मनोबल नहीं, हमारी जो गृह मंत्री जी ने 18 रात सोया है कलकत्ता में, बंगाल में, छोटे जगह पे सामान्य कोई लॉज में जाकर रहे हैं। हमारी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का दौरा हुआ है। मैं प्रधानमंत्री जी का तो अलग छोड़ ही देता हूं, वो तो एक अलग माहौल में घूमते हैं। उनका दर्शन के लोग आकर्षित हो जाते हैं। पूरा बंगाल को उन्होंने अलग प्रकार से संवाद किया। लेकिन बाकी जो नेताओं की प्रवास हुई, तालडोंगरा करके एक विधानसभा है बांकुरा जिले में, मैं वहां गया रोड शो के लिए।
मैं खुद ही आश्चर्यचकित था कि क्या माहौल है वहां। लगभग काल मैंने जानकारी 50,000 मार्जिन से जीते हैं। 30-32 साल का एक लड़का उनको कद्दावर नेता को हराया। ना ये जीता ना वो हारा, जनता ने निर्णय किया। 2017 में गृहमंत्री अमित शाह जी ने भुवनेश्वर में जो बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी उसमें ये कहा था कि बीजेपी का गोल्डन पीरियड तब तक नहीं आ सकता जब तक उड़ीसा, बंगाल इस तरह के राज्य नहीं जीत जाते। वो शिद्दत, वो तपिश जो एक जीत वाली थी, अभी जैसे गृहमंत्री अमित शाह जी के साथ जब आप लोग बंगाल में जब बैठक करते थे तो वही नजर आता था कि किसी तरह से जीतना है बंगाल। देखिए अमित भाई, हमारे माननीय गृह मंत्री जी एक अनन्य कार्यकर्ता है। सामाजिक समझ, सामाजिक नेतृत्व उनकी बहुत ही स्पष्ट है। कौन कार्यकर्ता काम पे लगा कि नहीं लगा, छोटे बूथ स्तर पे वो जो रात को रहते थे क्या करते थे। उस डिवीजन की 5 से 8 लोकसभा, यानी 30-35 से 50 तक लोकसभा की विधानसभा के लोगों को बुला के एक एक का तुम्हारे वहां कैसे उसको ए में कैसे कन्वर्ट करोगे। हमारे इलाका में आए थे, हम उनके साथ बैठे। हमारी जो टोली था, झारखंड के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे, झारग्राम जिले के दायित्व में, हमारा उड़ीसा के मंत्री भी था। छोटे टीम पे उन्होंने कहा कि भाई यहाँ अब भी की जो कैलकुलेशन करें उसमें 1-2 तक आप जीत सकते हो। उसको वो 5 नहीं कहे, 7 कैसे करना। हम भी पहले 2 तो बाकी तो ठीक हो, देखे 4-5 हो जाए। नहीं पूरा करो, 5 करो, 7 करो, 7 करो। उस 7 करो की जो उनका प्रेरणा 7 हो गया। कई सारे राज्यों में आपको इस तरह का टास्क मिला है। इस बार बंगाल में भी जैसे झारग्राम वाली बात उन्होंने कही, मान लीजिए, तो उस समय जब ये कहते हैं कि इतना करो तो क्या लगता है कि हो जाएगा या एक बड़ा दबाव है, अनरियलिस्टिक? कोई दबाव नहीं रहता है। बीजेपी के काम पे सब जानते, ईश्वरीय काम है, ईमानदारी से करना, मेहनत में कोई कमी नहीं रखना। ईमानदारी और मेहनत ये 2 हमारी खुद की पूंजी है। उसमें जैसे आप जैसे अपने कार्यकर्ता नेताओं से आप जब फीडबैक लेते हैं, देते हैं, या आप गृहमंत्री अमित शाह जी के साथ जब बैठते हैं, तो आप लोगों में ऐसे चुनाव के समय में वन वे ट्रैफिक रहता है या बोथ रहता है? ग्राउंड का सिचुएशन भी एकदम उस रूप में समझना है, फिर अपनी सलाह भी देनी है। क्या मान लो 4-4 घंटा हमारे कोई अधिकारी, संतोष जी बैठक लेने जाते हैं, नितिन नवीन जी बैठक लेने जाते हैं, राष्ट्रीय गृह मंत्री बैठक लेने जाते हैं, प्रधानमंत्री जी भी बैठक लिया। बीजेपी को समझना पड़ेगा, प्रधानमंत्री जी जितने सारे जनसभा किया, स्टेज के नीचे 1-2 फोटो भी मैंने आई है, बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को बात करना। प्रधानमंत्री तुम्हारी बूथ में क्या हो रहा है, क्या व्यवस्था की है, वोट क्या करोगे, बुजुर्ग लोगों के लिए क्या करोगे, जो पोस्टल बैलेट आपके वहां आएगा, एडवांस वोटिंग हो, उसका क्या करोगे, ये तक डिटेलिंग कौन करते हैं? स्वयं प्रधानमंत्री करते हैं। चुनाव में अगर बहुत अच्छा करने का फीडबैक है तब भी उसी गंभीरता से लेते हैं, और खराब करने का फीडबैक है तभी उस ज्यादा गंभीरता से लेते हैं। हम हारे हुए चुनाव भी काम किए हैं, उसको कैसे संभालना, आगे कैसे बढ़ना, ये बीजेपी की कार्यशैली में है। अब क्योंकि जीत हुई आप लोगों की, अपोजिशन की तरफ से लगातार अटैक शुरू है, वही चाहे टीएमसी हो या कांग्रेस पार्टी हो, चुनाव आयोग और तमाम तरह के दूसरे आरोप लग रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? केरल में क्या हुआ? केरल में जो कांग्रेस की विजय हुई वो धांधली के कारण हुई। आप जीते तो सही, अन्य जीते तो सही नहीं है। ये आपकी जो 2-3 कैरेक्टर ना, विशेषकर राहुल गांधी जी में आ चुका है, वो अत्यंत सामंतवादी है। सामंतवादी चरित्र क्या होता है? मैं ही मैं हूं और कोई हो ही नहीं सकता, किसी के एग्जिस्टेंस को स्वीकार नहीं करते हैं। ये अत्यंत संभ्रांत सामंतवादी मानसिकता है। दूसरा, देश के बारे में कोई आइडिया नहीं है, पल्स के बारे में कोई आइडिया नहीं है। ये खुद को गाली गुलज और असभ्यता प्रदर्शन करने का मशीन बना लिया, खुद को रोबोट बन चुके हो। नाउ द प्रिजनर ऑफ हिज ओन स्ट्रेटेजी, खुद की रणनीति में जेल में जा चुके, उसे बाहर नहीं आ पा रहे। जिस तरह से हैंडल करते हैं राहुल गांधी, चाहे पार्लियामेंट में या फिर सार्वजनिक बयानों में पीएम के बारे में जैसे बोलते हैं, हैरानी होती है। देखो, राहुल गांधी अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं, दिवालिया हो चुके हैं। एक लीडर के तौर पे जो कंटेंट नजर आना चाहिए वो नहीं आता, दिवालिया हो चुके हैं, स्थिर नहीं है। और उसके ऊपर बड़े घर की व्यक्ति होने का एक अहंकार मन में है, देश को जागीर मानते हैं, वो राजा है, बाकी सब उनकी सब्जेक्ट है।
आखिर में एक और सवाल, खासतौर पर बंगाल या असम के संदर्भ में ये चीज़ कही जाती है कि जैसे बंगाल में शुभेंदु अधिकारी कह रहे थे कि हिंदू ईवीएम, मुस्लिम ईवीएम, हेमंत बिश्व शर्मा के असम वाली पॉलिटिक्स, सीधे सीधे पोलराइजेशन की पोलराइजेशन करके बीजेपी जीत जाती है, क्या कहेंगे सर? क्या घुसपैठियों को यहाँ महत्व देना चाहिए क्या? एक फंडामेंटल विषय है। हमारे समस्या बहुत है, हमारी विकास की धारणा में काम बहुत और काम करना है। क्या हम बांग्लादेश की ये कोई धर्मशाला तो है नहीं, और हमने पिछले दिनों में अपना बड़प्पन और दायित्व लिया है। अपना देश अपना संभाले, हम रोहिंग्या को क्यों लेंगे? ये लॉ ऑफ द लैंड कहती है क्या लेने के लिए? उसमें लॉ एंड ऑर्डर की इशू है कि नहीं है? जो है शायद तो कदम तो करना पड़ेगा, विषय तो उसमें रखना ही पड़ेगा। आगे का टास्क फिर से, अब आगे की योजनाएं बीजेपी की तैयार हैं कि आप किस स्टेट में क्या करना है? बीजेपी तैयार सब समय में रहती है। चुनाव के समय में चुनावी वाला काम कर दे, बाकी समय में हमको भी देश की दायित्व मिला है। लगभग 22 राज्यों में बीजेपी एनडीए की सरकार, कम काम है क्या? तेरे तो उसी का गरीब कल्याण कैसे होगा, वंचित वर्ग का उन्नति कैसे होगा, मातृभाषा की पढ़ाई कैसे बड़ी होगी, चिकित्सा सेवा कैसे होगी, जाने आने की व्यवस्था कैसे और सहज होगा, पीने की पानी, बिजली, ये सब उपलब्ध हो जाए लोगों को गुणात्मक दृष्टि से, तब जाके हम विकास कर पाएगा। हमारी दायित्व लक्ष्य ये सारा विषय में फोकस करना है। सर, इंडिया टीवी से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आगे के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। नमस्कार।